बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बार वोकेशनल कोर्स के प्रैक्टिकल ट्रेनिंग की तरफ आप तमाम दोस्तों को मैं फिर से खुशामदीद कहता हूँ। कल हमने काफ़ी डिटेल के अंदर बात की कि जजमेंट्स कैसे पढ़ते हैं और जजमेंट्स का ज़खीरा कैसे बनाते हैं। कानून का दूसरा हिस्सा स्टैट्यूट्स का है, जिनको आप एक्ट्स कह सकते हैं या ऑर्डिनेंस कह सकते हैं, कि जिनके अंदर मुकदमा कैसे जमा करवाना है, कहाँ जमा करवाना है, वो डिटेल सारी मौजूद होती हैं। उनको एक्ट को या ऑर्डिनेंस को पढ़ना या समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। माना कि आज जिस कानून के बारे में हम बात करना चाह रहे हैं वो आपके लिए शायद थोड़ा सा एडवांस है, लेकिन मकसद उसका ये है कि वो कानून अगर आप पढ़ लेंगे तो तकरीबन आप सारी की सारी बैंकिंग समझ सकते हैं। इशू ये है, आपका स्किल आपको मैं ये जनरेट करवाने की कोशिश कर रहा हूँ कि स्टैट्यूट को पढ़ना कैसे है और उसमें गुम क्यों नहीं, कैसे नहीं हो जाना, और उससे अखज़ क्या करना है कि जी मैं अपना मुकदमा कैसे जमा करवा सकता हूँ, कैसे जीत सकता हूँ, और क्या चीज़ नहीं डाली तो हार जाऊंगा, और अगर मैं दूसरी साइड से पेश हो रहा हूँ तो मैंने क्या जवाब जमा करवाना, और अगर नहीं मैं जमा करवाऊंगा तो उसका क्या असर होगा, अगर जमा करवाऊंगा तो उसके अंदर मैंने क्या लिखना ताकि प्लेंटिफ का केस खारिज हो जाए डिफेंडेंट की तरफ से। सो ये चीज़ें हैं। ये आज आप एक तरीके से जो भी कानून या स्टैट्यूट होता है उसको आप रूल्स ऑफ द गेम कह सकते हैं कि उसको कैसे पढ़ना है। अंग्रेजी में होता है, और अगर आप इसको जजमेंट तो आप फिर भी थोड़ी सी आसान से पढ़ लेते हैं, कहानी होती है, अफसाना होता है। ये काफ़ी इंटेंस है कि गेम खेलने के रूल्स क्या हैं वो एक्ट को पढ़ना, और काफ़ी लोग गुम जाते हैं, लेकिन वो इतना मुश्किल काम नहीं है। आप तमाम दोस्तों से, खासतौर पे जो ऑनलाइन पे भी दोस्त मौजूद हैं, उनसे मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा सबसे पहले कि आज हम गुफ्तगू और स्टडी कर रहे हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस रिकवरी ऑफ फाइनेंसेस ऑर्डिनेंस 2001 को, राइट। और वो कानून ऐसा है, एक सेकेंड रिकॉर्डिंग पे ऑन कर लें हम जरा। सॉरी, रिकॉर्डिंग जरा शुरू कर लें। अगर आप गूगल में जाएं और रिकवरी ऑफ फाइनेंसेस लिखें तो 2001 का एक ऑर्डिनेंस आएगा पाकिस्तान कोड के वेब पेज के ऊपर भी, और वो पाकिस्तान कोड के अलावा स्टेट बैंक के वेब पेज के ऊपर भी मिलेगा। वो अपने मोबाइल में ज़रा सारे दोस्त एक दफ़ा खोल लें तो यू विल फाइंड इट यूज़फुल। ये एक्सरसाइज मिल के आज हम करेंगे तो यू विल फाइंड इट वेरी यूज़फुल कि कानून पढ़ते कैसे हैं, और उसके टुकड़े टुकड़े करके मैं आप तमाम दोस्तों से शेयर करूँगा, एंड होपफुली यू विल फाइंड इट वेरी effective as well. जी, तो स्टैट्यूट किस तरीके से पढ़ते हैं उसके बारे में हम आज बात करेंगे। इंपॉर्टेंट ये है, आप तमाम दोस्तों के सामने है, स्टैट्यूट और ऑर्डिनेंस, एक्ट, स्टैट्यूट, ऑर्डिनेंस क्या चीज होती है? कोई दोस्त बता सकता है इनमें क्या फर्क है? स्टैट्यूट्स क्या होता है? स्टैट्यूट कानून होता है जो कि पार्लियामेंट के थ्रू आया होता है, और उसकी दो अकसाम होती हैं। कौन सी? एक्ट और ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस को अमूमन टेम्पररी लॉ कहते हैं अनलेस इट इज प्रोटेक्टेड। ये 2001 का ऑर्डिनेंस कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोटेक्टेड है। अदरवाइज एक्ट पार्लियामेंट के जरिए आता है, या अगर उसको रेटिफाई कर दे ऑर्डिनेंस को पार्लियामेंट तो उसको तस्वर किया जाता है, इट टर्न्स इनटू एन एक्ट। हाउएवर यहाँ पे ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आई बिलीव मुशर्रफ साहब के टाइम के अंदर आया था, तो दैट इज वाई ऑर्डिनेंस है, और उस मुशर्रफ के कानून को सारों को चूंकि प्रोटेक्ट किया गया इसलिए ऑर्डिनेंस का नाम से ही ये चल रहा है, राइट। अदरवाइज इट वुड हैव लैप्स्ड आफ्टर अ नंबर ऑफ डेज। अब इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें ये पढ़ने वाली है, और वो आप तमाम दोस्तों के साथ हम शेयर भी करेंगे कि कानून पढ़ते कैसे हैं, इसको किस तरीके से लेके आगे चला जाए। उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पहले ये है कि ये आप कानून खोल लें, और ये पाकिस्तान कोर्ट से जो हमने ड्राफ्ट उठाया है, अब अगर आप इसको पढ़ना शुरू कर दें, कोई इतना लंबा कानून नहीं है, सिर्फ 29 सेक्शंस हैं, जिसमें से 4 या 5 तो एम ही, आप 22-25 सी कोई इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर प्रोविजंस हैं। कानून को आपने किस तरीके से देखना है, पहले तो आपने मेहरबानी करके ये देखना है कि ये बला है क्या, ये कानून क्यों बन रहा है, किस चीज़ के बारे में बन रहा है। अगर आप कानून पढ़ना शुरू करें तो उसकी इब्तिदा के अंदर ही लिखा होता है कि ये क्यों बनाया गया है, तो उसको कहते हैं प्रीएम्बल।
ये थोड़ा सा टेक्निकल यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन ये लिखा हुआ है whereas it is an ordinance to repeal and certain modification reenact the banking company recovery of loans advances। पहले एक कानून मौजूद था जिसके अंदर बैंक की लोन्स वगैरह को रिकवरी करने का तरीका था, उसको ये बदलना चाहते थे, इसलिए कर दिया। और ये कानून है जिसके तहत आप बैंकिंग के मुकदमे सारे रिकवर करते हैं। कोई ज्यादा टाइम नहीं लग रहा, तेज स्पीड से मैं इसलिए कर रहा हूं कि इससे ज्यादा तेज स्पीड पे आपको पढ़ना चाहिए। क्या चीज है वो, क्या करदा की है, उसके अंदर आपने सबसे पहले प्रीएम्बल पढ़ना है कि उसके अंदर लिखा हुआ है कुछ। इसमें लिखा हुआ कि बैंकिंग का एक कानून था जो कि खत्म करके एक्सपीडिएंट टू रिपील यानी खत्म करके और सर्टेन मॉडिफिकेशंस के साथ बैंकिंग का जो कानून है रिकवरी ऑफ लोन्स वगैरह वो यहाँ पे करें, उसको इनैक्ट करना चाह रहे हैं। इस कानून का नाम क्या है, वो अमूमन हमेशा सेक्शन 1 में होता है। इसका पूरा नाम है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, सेक्शन 1 में अमूमन लिखा जाता है रिकवरी ऑफ फाइनेंसेस ऑर्डिनेंस 2001। ये लागू कब होगा और कहाँ पे होगा, होल ऑफ पाकिस्तान में, यानी ये फेडरल कानून है, हर प्रोविंस में हर जगह के पाकिस्तान के हिस्से पे लागू होगा। और कम इनटू फोर्स यानी जिस तारीख के ऊपर लिखा हुआ 30 अगस्त 2001 से गजट में छपा है, ये ऊपर लिखा हुआ है, उस तारीख से ये लागू हो गया। बैंकिंग के मामला अब सारे इसके नीचे चलेंगे। अब ज्यादा तय के अंदर जाने के लिए मैं आपको ये दिखा रहा हूं जो एक्सरसाइज मैं करता हूं। इब्तिदा के अंदर अगर आप पहले सफे से पढ़ना शुरू कर देंगे तो गुम जाएंगे। अगर इस एक्ट का आपको सबसे पहले ये करना चाहिए कि इसकी आप हेडिंग्स पढ़ना शुरू करें कि हो की रहा है, राइट। सो आपने रादर देन तय के अंदर जाने के लिए पर एक सतही लेवल के ऊपर पहले कानून को पढ़ना है और उसके अंदर ये पढ़ना है। ये है जी, इसका शॉर्ट टाइटल हर कानून में होता है, डेफिनेशंस हर कानून में होती हैं। अगर आप ये सामने देखें सेक्शन 2 पे ड्यूटी ऑफ अ कस्टमर, इधर आपको एक सेकंड के लिए, अच्छा यार इसमें ये लिखा हुआ है कि अगर कोई बैंक का कस्टमर होगा या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का कस्टमर होगा उसकी कुछ ड्यूटीज होंगी, ठीक है। 3 में 4 में ये कि इससे पहले जो कानून है एक्ट ऑर्डिनेंस टू ओवरराइड अदर लॉज, तो जो पहले सादे मुकदमों का जो चीज वगैरह सिलसिला था वो भी शायद ओवरराइड करता है। और दूसरे जो कवानीन है इधर से ये पता चल रहा है। तीसरा ये कि जी एक बैंकिंग कोर्ट बनेगा, यानी अंदर मतलब है कि सिविल कोर्ट के अंदर हमें शायद नहीं जाना, एक अलहदा कोर्ट बन रहा है, अलहदा ज्यूरिसडिक्शन। 4 के साथ पढ़ेंगे तो ये लिखा हुआ है। 5 पे देखेंगे कि जी वो जज जो अपॉइंट होंगे वो रिजाइन कैसे करेंगे, क्या होगा। 5 और 6 आपके लिए कोई इतना जरूरी नहीं है। आपके लिए जरूरी है पावर्स ऑफ बैंकिंग कोर्ट। अच्छा है, ये क्या कर सकता है बैंकिंग कोर्ट, किस तरीके से होगा, कौन से कानून के तहत चलेगा, क्या होगा। 8 के अंदर क्या है जी, सूट फॉर रिकवरी ऑफ रिटर्न ऑफ लोन्स। मुशर्रफ साहब आए थे तो उस टाइम के ऊपर कहते थे जो राइट ऑफ्स हुए हैं वो लोन्स रिकवर हो सकते हैं, तो ये उसके लिए बना था। उसके अलावा और चीजें जो इसके अंदर दावे जमा हो सकते हैं। आपके लिए वकील के लिए सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन क्या होगा, प्रोसीजर सेक्शन 9, क्योंकि ये बताता है कि चलेगा कैसे, जहां पे आपकी रोजी रोटी लड़ाई मार कुटाई हुई, आपका कोई ताल्लुक नहीं है कि बैंकिंग जज रिजाइन कैसे करता है और ये क्या करता है वो करता है। कई लोग उसी में फंसे होते हैं और उसके बारे में मुझे सवाल करते रहते हैं। 9 दिल है इसका, वो चीज है जिसके अंदर से आपने अंदर छलांग मार के कमाई करनी है। और 10 वो है लीव टू डिफेंड है। लीव टू डिफेंड क्या बला होती है, ये कहां पे हमने पहले पढ़ी हुई है, कौन से कवानीन में और में मौजूद है, सॉरी ऑर्डर 37 के दावे जिनको समरी दावे कहते हैं, उनके अंदर लीव टू डिफेंड होती है। इन लीव टू डिफेंड क्या बला होती है, रेंट में भी होती है। लीव टू डिफेंड क्या बला होती है, अगर नहीं मिलती तो क्या होता है, ये चीज जो है ऑर्डर 37 में ये होता है कि बैंकिंग के केसेस में इन्होंने नजर आ रहा है कि वो मैकेनिज्म अडॉप्ट किया है। नॉर्मल दावे में क्या होता है, रिटन स्टेटमेंट के बाद इश्यूज फ्रेम होते हैं, एविडेंस होता है और वो चलना शुरू हो जाता है। ऑर्डर 37 के अंदर ये होता है, वो कहते हैं कि जरूरत नहीं होती एविडेंस लेने की, कागजात तो सारे साइंड है करदा। अगर तो कोई ऐसा नुक्ता दिखाएं कि नहीं जी एविडेंस लेना बड़ा जरूरी है, अदरवाइज वो कहते हैं लीव आपको नहीं ग्रांट करते। वही प्रिंसिपल उठा के उन्होंने इधर लगा दिया हुआ है। ऑर्डर 37 का कि पीएलए जिसको कहते हैं लीव टू डिफेंड आप अप्लाई करते हैं कि जी मेरे मुकदमे में मेरे पास ऐसा डिफेंस है कि इसको एविडेंस में जाना चाहिए, मैं एविडेंस के जरिए साबित करूंगा। अदरवाइज जैसे कि एक बैंकिंग कोर्ट 2 के एक जज साहब इब्तिदा में हमें कहते थे, जब भी हम मुकदमा करने जाते थे 2 मिनट में उड़ा के मारते थे, कहते थे पैसे लिए तो देते क्यों नहीं हो, पैसे लिए तो देते क्यों नहीं है, कागज हैं देते क्यों नहीं हो, पैसे लिए देते क्यों नहीं। तो यहाँ पे भी जनरल एटीट्यूड ये है, अनलेस आप ये कहें कि मेरे पास ऐसा मौके पे, हर बंदा कहता है मैंने नहीं देना, लेकिन अनलेस आपके पास कोई ऐसी सब्सटैंशियल चीज है
कि जिसको इस्तेमाल करके आप दिखा सकते हैं कि जी ये मामला एविडेंस में जाना चाहिए, और कहते हैं नहीं जी यह कागज है कि नहीं फाइनल आर्ग्यूमेंट करो। यानी आपका वो जो सारे का सारा स्टेज वगैरह था जिसमें सिविल कोर्ट के अंदर आप लंबा खींचते थे एविडेंस के अंदर, वो उन्होंने खत्म कर दिया। उन्होंने कहा कि जरूरत ही नहीं है, कागज मौजूद है, अनलेस तुम दिखाओगे कि एविडेंस देने की जरूरत है हम आपको नहीं अलाउ करेंगे, आओ ये कागज है इसके ऊपर बहस करो। हर बंदा कहता है मेरे साइन नहीं, हर बंदा कहता है मेरी एविडेंस नहीं, बट पैसे तो लिए हैं कि मेरे अंगूठे नहीं लगे हुए, मेरा ये है वो है वगैरह, वहां पे वो नहीं चलता अनलेस यू कैन सब्सटैंशियली शो कि इसके अंदर कोई फ्रॉड नजर आ रहा है कागजों के करके। तो इधर पढ़ने से अभी मैं तय में गया ही नहीं, पढ़ने से ये पता चल रहा है कि ये अल्फाज मेरे कान के अंदर और ये एक्ट पढ़ के मुझे पता चल रहा है। आगे चलें, इंटरिम डिक्री हो, इसके अंदर इंटरिम डिक्री भी पास हो सकती है। इंटरिम डिक्री कौन से कवानीन में वैसे होती है, और पार्टीशन में होती है और जगह पे, यानी कि प्रॉबेबली मैं गैस कर रहा हूं कि होएगा कि इसके अंदर पूछा जाएगा अच्छा यार तूने ₹1,00,000 लिया है, तू 95,000 ते मानदा है ना, तो 95,000 की इंटरिम डिक्री हो गई इसकी, ये तो तेरी होना शुरू कर दी। 5 लाख के ऊपर तू डिस्प्यूट कर रहा है तो 5 लाख के ऊपर बहस हो जाएगी, ये हो जाएगा। तो इंटरिम डिक्री का भी उन्होंने तरीका रखा हुआ है कि जो चीज आप मानते हैं जिसके ऊपर बहस की भी जरूरत नहीं है, वो एक इंटरिम डिक्री शुरू के अंदर एक पास कर दें। आगे आ जाए, पावर टू सेट असाइड डिक्री, अगर आपके खिलाफ ही कोई होगी एक्स पार्टी डिक्री, अगर कोई किसी नौयत की कोई डिग्री पास हो जाती है तो उसको आप खत्म कैसे करवाएंगे? ये एक तो आप अपील के जरिए करवाते हैं, कि अगर किसी नौयत की डिग्री, यहाँ पे ये एक्स पार्टी प्रोसीडिंग्स की बात कर रहे हैं, वो अगर एक्स पार्टी डिग्री हो उसको खत्म करवाने का क्या तरीका है, अंदर जाके पढ़ेंगे। और डिस्पोजल ऑफ सूट के दावा हो गया तो उसको फारिग किस तरीके से कराना डिसाइड, और डिक्री जो होगी मॉर्गेज के केसेस के अंदर सेक्शन 14 के अंदर वो किस तरीके से होगी। मॉर्गेज क्या भला होती है, रहन या कोई चीज गिरवी किसी के पास रखना के ये बेच देना, और अगर सिक्योरिटी उसके अंदर यानी दी हुई है मॉर्गेज के दावे के अंदर, जमीन दी हुई है, रहन की हुई है, तो उसके लिए और भी एडिशनल चीजें हैं। तो ये भी मैं अगर बैंकिंग का हूं तो मेरे केस में अगर रहन का तो ये प्रोविजन जरूरी है। आगे आ जाओ, सेल ऑफ मॉर्गेज प्रॉपर्टी, इसके टाइटल से आपको नहीं पता चलता, लेकिन सेक्शन 15 ये भी अलाउ करता है, अगर आप थोड़ा सा तय में जाएंगे, कि मॉर्गेज प्रॉपर्टी बैंक खुद भी बेच सकता है, कोर्ट जाने की जरूरत ही नहीं। सेक्शन 15 के अंदर ये लिखा हुआ है, जिसको बाद में सुप्रीम कोर्ट ने एक हद तक तब्दील भी वगैरह करवाया, कि आपके पास कागज मिले हुए हैं, उसने बंदे ने लिख के दिया मैं अगर टाइम पे प्रॉपर्टी ना दूं तो मेरी प्रॉपर्टी बेच देना, तो आप खुद भी बेच सकते हैं, यानी बैंक बेच सकता है। बट इसके अंदर मैकेनिज्म ये दिया हुआ, वो फिर पैसों की डिटेल्स कोर्ट में जमा कराएगा, कि कोर्ट देखेगा कि सही बेची है, क्या बेची है, किस तरीके से। तो एक मैकेनिज्म ये भी यहाँ पे इसके अंदर दे दिया हुआ। 16 में आ जाए, अटैचमेंट बिफोर जजमेंट, इंजंक्शन एंड अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर, कि आपको मैंने उस दिन जब हम बात कर रहे थे कि जी सूट एक रिकवरी का जमा करवा रहे हैं, उसमें किसी ने प्रॉपर्टी आपको दी, प्रॉपर्टी वो आगे किसी को ट्रांसफर ना कर दे, ये वो चीजें सारी की सारी ना कर दें, तो यहाँ पे स्टे की पावर, प्रॉपर्टी को अटैच करने की पावर, और इंजंक्शन की और रिसीवर अपॉइंट करने की वहां पे बिठाने की पावर दी हुई है इस कानून के अंदर। फाइनल डिक्री कैसे होगी, वो 17 में लिखी हुई है। बैंकिंग डॉक्यूमेंट्स को क्या प्रोटेक्शन है, उनको किस तरीके से देखा जाएगा, वो 18 में मौजूद है। 19 के अंदर अब डिक्री पास हुई है तो अमूमन आपका जो ऑर्डर 21 है सीपीसी का एग्जीक्यूशन का, उसके बराबर का यहाँ पे सेक्शन 19 डाल दिया गया है, कि जी वो जो डिक्री आ गई उसको पैसों में कैसे कन्वर्ट करना है, प्रॉपर्टी कैसे बेचनी है। ये 20 में जाके ये भी लिख दिया है इन्होंने, कहा कि अगर आप बैंकिंग के मामलात में आपने कोई मॉर्गेज की हुई है या कोई चेक दिए हुए हैं, आप वो जाके बेच देते हैं या गायब कर देते हैं, तो ये एक सिविल लॉ भी है और क्रिमिनल लॉ भी है, इसमें क्रिमिनल भी ऑफेंसेस डाले गए हैं, वो 20 के अंदर बात किए हुए हैं। 21 के अंदर लिखा हुआ है कि फाइन्स और कॉस्ट भी ये दे सकता है, चार्ज कर सकता है। 22 में ये अगर मैं हार जाऊं तो अपील है, और ये उसको कहते हैं ट्रांसफर ऑफ एसेट्स ऑफ, रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ एसेट्स ऑफ प्रॉपर्टी। जैसे आपको बताया था जब सिविल कोर्ट की केस की बात कर रहे थे कि अगर किसी ने जाती बंदे ने लोन लिया हुआ है तो आपको स्टे लेना पड़ता है। यहाँ पे इसके अंदर कानून में ये लिखा हुआ है कि अगर आप ये 22 की तरफ आ जाएं तो कानून में ये लिखा हुआ है कि वो कर ही नहीं सकता, इलीगल होगा। सो अगर वो कि उसने कोई चीज ट्रांसफर की है इतने एक्स टाइम पीरियड में, तो वो इलीगल डिक्लेयर होगा और उसको कर सकते हैं। अब बाद में जो दोस्त आए हैं उनको कहना है कि ये बैंकिंग का कानून का आपको हैंड आउट मिल गया है, आज हमारी एक्सरसाइज ये हो रही है कि कानून को पढ़ते कैसे हैं हम, आप तमाम दोस्तों को
वो हम सिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि एक सेकेंड, मुझे लगता है मैंने रिकॉर्डिंग की दबाई नहीं, ऐसी चीज़ें होती हैं। खैर टुकड़ों के अंदर इनको जोड़ के, यार पता मैं बेसिकली ये रहा था, आज हम गुफ्तगू कर रहे हैं जो नए दोस्त आए हैं उनके लिए कि एक्ट कानून को कैसे पढ़ते हैं। कल हमने ऑर्डर सेक्शंस पढ़ने की बात की थी, आज अब इसकी कर रहे हैं और आपको ये दिखा रहे हैं कि बैंकिंग का कानून, के जिस कानून को आप पढ़ लें तो आप सारी बैंकिंग समझ सकते हैं। सेक्शन 22 तक हम पहुंचे हैं कि अपील किस तरीके से होती है। 23 ये कहता है कि प्रॉपर्टीज ट्रांसफर कैसे, उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन इन्होंने लगा दी हुई है। लिमिटेशन एक्ट इस पे लागू होगा कि नहीं, पावर टू मेक रूल्स उन्होंने दे दिए हुए कि इसको कैसे ये चलेगा बैंकिंग कोर्ट, और सारी के सारे इसके रूल्स बनाने के। रिमूवल ऑफ डिफिकल्टी हर कानून में होता है कि एग्जीक्यूटिव को पावर दे दी जाती है अगर इसमें कोई डिफिकल्टी आ रही है उसके लिए करने का। फाइनलिटी ऑफ ऑर्डर की उन्होंने लिख दिया कि ये किसी और फोरम में चैलेंज नहीं हो सकता, मां सिवाय कैसे, अपील की प्रोविजन अलहदा दी हुई है। तो सब्जेक्ट टू दैट, और इंडेमनिटी का कॉल अमूमन वहां पे डाला जाता है जहां पे कि जी अगर कोई किसी की प्रॉपर्टी गलत बेच दी गई है तो सिविल जज के ऊपर आप मुकदमा नहीं करें, सॉरी बैंकिंग कोर्ट के ऊपर आप मुकदमा नहीं करेंगे, उनको प्रोटेक्शन दे दी गई है। और 29 में रिपील है कि जिस पिछले कानून को चेंज कर रहे हैं उसको चेंज कर देंगे। सो बात ये आई कि इस एक्सरसाइज का मकसद, और आप तमाम दोस्तों को समझाने की ये जरूरत है कि जी सैडी महमूद भट्ट साहब कह रहे हैं कि रेंट लॉ के अंदर एक्चुअली PLA का होता है कॉन्सेप्ट, बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं सर। इशू ये है कि और ये आ गया कानून सारा समझ आ गया, एक सतही लेवल पे ये एक्सरसाइज करके इसके अंदर क्या होगा। अच्छे वकील का इंस्टिंक्ट होता है, मेरे पास आया कानून, मैंने इस तरह देखा, दिस इज एक्चुअली व्हाट द लॉ इज अबाउट। अब आप जाके थोड़ा सा सेकेंड रीडिंग के अंदर आप थोड़ी सी तह में जाएंगे, उसमें आपके ज़हन के अंदर क्या क्या सवाल आ रहे हैं, इसके क्या होंगे, क्या मसलन क्या सवाल हो सकते हैं। सबसे पहला मुकदमा, वकील के जहन के अंदर क्या होगा। बिकॉज मैं आपको मजमून लिखने के लिए तो नहीं कर रहा, मैं कर रहा हूं कि दावा कैसे जमा कराना है। केड़ा मुकदमा बैंकिंग का होगा और वो इधर आएगा, केड़ा मुकदमा सिविल कोर्ट जाएगा, कहां पे जाके ये मामलात वगैरह हैं वो इस कानून के नीचे कौन से मुकदमे आते हैं वो आपके कान में आएगा। वो जो दावा मैं जमा करवा रहा हूं वो केड़े जज के पास जमा करवाना है, किधर है बैंकिंग कोर्ट, किसके पास जमा होगा, सिविल का कोर्ट क्या अलहदा होगा या फौजदारी के जो ऑफेंसेस हैं वो अलहदा होंगे। ये जब मैंने हेडिंग ही पढ़ के आपको बता रहा हूं, राइट। ये मॉर्गेज प्रॉपर्टी अगर कोई बेच रहा है उसका क्या मैकेनिज्म होगा, और जो मैंने दावा बनाना है सबसे इंपॉर्टेंट वो कौन सा सेक्शन है और उसके अंदर क्या क्या लवाजमात हैं, और सब वो भी चीजें सारी छोड़ दें। सबसे इंपॉर्टेंट जुमला क्या होगा, वो लीव, अगर मैं डिफेंडेंट की तरफ से हूं मुझे लीव कहां पे ग्रांट हो सकती है, मैं क्या दिखाऊंगा तो मैंने लीव ग्रांट की जाएगी। ये और इस कानून के जो अल्फाज की इस्तेमाल हुए हैं वही मैंने अपनी प्लेंट में लिखना है। एक्सरसाइज आप तमाम दोस्तों के साथ ये कागजात दे के ये है कि आपकी नजर इस पॉइंट ऑफ व्यू से अब आज तैयार होनी है कि हमने अपनी प्लेंट में क्या लिखना है, प्लेंट में साथ क्या लगना है, प्लेंट जमा किधर होनी है, और कौन से मुकदमे जो बैंकिंग के मुकदमे में आते हैं। तो ये चीज आपने जरा गौर से एग्जामिन करनी है। अब 2 मिनट, अब 5 मिनट के लिए हम रुकेंगे। ये जो सवाल मैंने आपसे किए हैं इसको जरा गौर से देखिए, ये पता करें कि दावा कितने जमा होना है, ये पता करें कि क्या तरीका है जमा करवाने का, और अगर मैं डिफेंडेंट की तरफ से हूं तो मैं क्या करूंगी, ठीक है, और मैं ये डिफेंडेंट के अंदर क्या चीजें हैं और क्या लवाजमात हैं। और ये अब पीछे अपने जहन में ये भी रखें कि यार सिविल कोर्ट के मुकदमे से ये मामला कैसे फर्क होता है। मैंने कहा ऑर्डर 37 के साथ मिलता जुलता है, आम के अंदर तो एविडेंस होती है तो इधर तो लीव की गल हुई है, तो वो क्या चीज बला होती है। तो समझने का ये चीजें अपने सवाल जहन में रख के आप पढ़ोगे तो आपको समझ आएगी। प्लीज टेक अ लुक एट इट। वी आर गोइंग टू स्टॉप हियर फॉर अनदर 10 मिनट्स। 10 मिनट के बाद तो यहाँ पे फिर दोबारा लाइव स्ट्रीम करेंगे।